जम्मू कश्मीर। संविधान के भाग 21 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 370 और तथा अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा। इसमें जो 370 था उसका संबंध जम्मू और कश्मीर से था, जो अब हटा दिया गया है और इसका केवल एक खंड ही लागू है। यहाँ पर केवल एक खंड ही लागू JNK में। और जैसे कि अनुच्छेद 371 जो था उसके अंतर्गत जो है 10 राज्य थे, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ था, एक वजह से 10 था, यानी कि महाराष्ट्र हो गया था, गुजरात था, नागालैंड था, असम था, मणिपुर था, आंध्र प्रदेश था, सिक्किम था, मिजोरम था, अरुणाचल प्रदेश था, गोवा था। इसके लिए विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 371 में किया गया है। और जो संविधान का भाग 21 है उसका शीर्षक क्या रखा गया है? तो इसका शीर्षक रखा गया है अस्थायी तथा संक्रमणकाली उपबंध, टेम्पोररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये रखा गया था। इसका मतलब ये था कि ये कुछ समय बाद जो है समाप्त हो जाएगा, अस्थायी की वजह से कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा जब संसद को ठीक लगे। 1962 में नागालैंड अनुच्छेद 371 के तहत जो है इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, विशेष राज्य दर्जा प्राप्त हुआ। और 13वें संशोधन 1962 द्वारा इसके शीर्षक में ये जो विशेष शब्द है ये जोड़ गया था। शीर्षक में विशेष शब्द भी जोड़ा गया था। इससे ये हो गया था कि कुछ प्रावधानों के संबंध में यह स्पष्ट हो सके कि वो अस्थायी नहीं है, और जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उल्लंघन जो दिया गया है शीर्षक, उसमें मतलब कुछ प्रावधान जो है वो अस्थायी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हम लोग पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि वो कैसा था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ पर जो है वंशागुणित शासन चल रहा था। और जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, ये जम्मू कश्मीर के शासक थे। और जब जो है ब्रिटिश जो है ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, तो जम्मू कश्मीर सहित JNK सहित सभी रियासतों पर
ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई। अब जो है देसी रियासत के पास अधिकार था कि वो चाहे तो भारत या पाकिस्तान के डोमिनियन में विलय कर ले या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सके। तो जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। लेकिन जो है जब 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने उस पर हमला किया था, यानी कि जो आज़ाद कश्मीर सेना था वो हमला किया था, तो इस जटिल परिस्थिति में 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तब से जो है ये भारत का हिस्सा बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो अनुच्छेद 370 चर्चा में आया वो क्या था। आर्टिकल 370 ये भारतीय संविधान का सबसे विवादित और चर्चित अनुच्छेद रहा है। जैसे कि अनुच्छेद 370(1) में जो है इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। लिखा गया। और मूल संविधान में अनुच्छेद 238 भाग 7 में अकेला अनुच्छेद था उस वक्त, और इसका संबंध है जिसका संबंध भाग ख के राज्यों से था। और जब 7वां संविधान संशोधन किया गया तो भाग 7 जो है उसको संविधान से हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 370(1) पर जो कहा था कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू नहीं होंगे। इसी तरह जो है इसका दूसरा अनुच्छेद था वो था अनुच्छेद 370(1) इसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति की सीमाएं क्या क्या है। शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू। और इसके आगे जो हम नंबरिंग कर लेते हैं, एक नंबर में होता है तो संसद जो है, संसद की शक्ति जो है संघ सूची यूनियन लिस्ट तथा समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी, जिसका संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई थी।
दी गई। तो वो शक्ति किस चीज़ में दी गई थी? वो प्रतिरक्षा का दिया गया था, विदेशी मामले का दिया गया था और संचार का दिया गया था। ये 3 मामले में शक्ति दी गई थी। अब जैसे कि कोई विषय जो है वो विलय पत्र का हिस्सा नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई विषय है, वो विलय पत्र का हिस्सा नहीं है, विलय पत्र का हिस्सा नहीं है या है। इसका फैसला जो है जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करके भारत का राष्ट्रपति करेंगे। यानी कि कौन सा विषय जो है वो विलय पत्र का हिस्सा है या नहीं, ये जम्मू कश्मीर की सरकार यानी कि सीधा सा जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में था कि कौन सा विषय जो है वो विलय पत्र का हिस्सा होगा या नहीं होगा। ये जो है तय करने का अधिकार जम्मू कश्मीर की सरकार के पास था। इसके अलावा जो है विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा, अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। यानी यहाँ पर अगर देखें गौर से तो यहाँ पर हमेशा जम्मू कश्मीर की सरकार की बातें की जा रही है, यानी कि सारे हथकंडे जो जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथों में था। इसी तरह एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 370(1) का। ये सारे अनुच्छेद हटा दिए गए हैं, लेकिन जानना जरूरी है। इसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे, JNK में लागू होंगे, ठीक है। और वो था अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 1 का संबंध जो है संघराज्य क्षेत्र से है, यानी राज्य और संघराज्य क्षेत्र से है, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 370 तो ये है, यानी कि ये जो अभी बताया जा रहा है और जो सबसे पहला अनुच्छेद था वही जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा विवादित जो है अनुच्छेद था इस मामले में। एक था अनुच्छेद 370(1) का। इसमें क्या बताया गया था कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से लागू होंगे। अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से लागू होंगे ये बताया गया। और ये कैसे लागू होगा, तो ये जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन इसमें लेकिन शब्द है, निर्धारित होता है, किंतु ऐसा आदेश जो है, ऐसा आदेश जारी करने की
जारी करने की निरंकुश शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, निरंकुश शक्ति नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके संबंध में दो नियम हैं। ठीक है, और वो नियम क्या है, तो नियम जो है पहला कहता है कि अगर कोई आदेश विलय पत्र में किसी विषय से संबंधित है वो जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करके ही जारी किया जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार से परामर्श के बाद वो जारी होगा। जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करके जारी होगा। कौन सा विषय, तो वो विषय वो विषय जिसका संबंध विलय पत्र से और दूसरा नियम था कि वैसा विषय जिसका संबंध विलय पत्र से नहीं है, ऐसा विषय जिसका संबंध विलय पत्र से नहीं है। ठीक है, ये जो है जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से, जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से जारी किए जाएंगे। यानी अर्थ ये हो गया कि जिसका संबंध जम्मू कश्मीर के विलय पत्र से है वो जारी होगा, लेकिन वो किस प्रकार से जारी होगा, कितना जारी होगा, उससे परामर्श जो है जम्मू कश्मीर के सरकार से करनी होगी। लेकिन जिसका संबंध विलय पत्र से नहीं है उसमें अगर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है मना करती है तो वो फिर लागू नहीं होगा। यानी कि जिसका संबंध विलय पत्र से है उसमें अगर जम्मू कश्मीर की सरकार मना करती है तो भी वो लागू होगा, लेकिन कैसे लागू होगा ये परामर्श करने के बाद पता चलता है। लेकिन अगर संबंध नहीं है तो अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ये कहती है कि इसे लागू ना किया जाए और भारतीय संसद कहती है लागू किया जाए तो वो लागू नहीं होता। वहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय संसद पर प्रभावी हो सकते थे। तो ये चीज़ें जो है थी तो काफ़ी दयनीय स्थिति था। इसी तरह एक अनुच्छेद था 370 का 2, इसमें क्या कहा गया था, इसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहाँ की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन ना कर सके। ठीक है, यानी सरल भाषा में ये कहा गया था कि अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के गठन से पहले वहाँ की सरकार भारतीय सांसद या भारतीय राष्ट्रपति को विलय पत्र में शामिल विषय से इतर किसी विषय पर विधि बनाने या आदेश जारी करने के लिए सहमति देती है तो उस विषय को संविधान सभा के समक्ष अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाएगा, इसमें ये कहा गया था। इसी तरह जो एक अनुच्छेद था 370(3), और इसका संबंध इस बात से था कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, और अगर किया जा सकता है, ठीक है, यदि किया जा सकता है तो विधि क्या होगी, ठीक है। और इसमें विधि क्या दिया हुआ था कि राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा या फिर ऐसे अपवादों तथा सुधारों के साथ परिवर्तन में रहेगा, जो निर्दिष्ट करें।
लेकिन यहाँ पर किंतु लगा हुआ था, किंतु वो सभी ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की। ये जो है अनुच्छेद 370(3) में लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 370 को संविधान से कैसे निर्देशित किया जाएगा, कैसे उसको हटाया जाएगा, और अगर हटाया जाएगा तो उसकी क्या विधि होगी, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई थी। अब जो है एक और अनुच्छेद है जो है हमारा अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35A, आर्टिकल 35A। ये क्या है आर्टिकल 35A जो चर्चा में रहा था? तो अगर हम लोग भारतीय संविधान देखें, भारतीय संविधान इसके परिशिष्ट 2 में निहित है अनुच्छेद 35A, और ये जो है ये जम्मू कश्मीर विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान करता है, यह शक्ति प्रदान करता था कि राज्य की वह राज्य के अस्थायी निवासियों और उनके अधिकारों व विशेषाधिकारों को परिभाषित कर सकता है। इसका अर्थ ये था कि कोई नागरिक भारत के दूसरे क्षेत्र से जम्मू कश्मीर जाता है तो वहाँ का विधानमंडल जो है वो परिभाषित करता है कि कौन अस्थायी निवासी है, उनके अधिकार और विशेषाधिकार क्या है। यानी कि कोई दूसरा आदमी जो है वहाँ जाके निवास नहीं कर सकता था। इसी तरह जो है जैसे कि 1954 में जो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने एक आदेश पारित किया था, द्वारा एक आदेश पारित जिसमें जो है अनुच्छेद 35A जो है संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि वर्ष 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पारित एक आदेश के जरिए में संविधान में एक अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। और जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी उनके बीच जो है 1952 में दिल्ली समझौता हुआ था। 1952 में दिल्ली समझौता हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के संबंध में अनेक प्रावधानों का विस्तार किया गया था, और इसी वजह से जो है ऐसे प्रावधान इसमें शामिल थे। अगर सीधे शब्द में कहा जाए तो अनुच्छेद 35A संविधान का वो अनुच्छेद था, संविधान का वह अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार देता था कि राज्य में अस्थायी निवासियों को परिभाषित कर सके।
कर सकें। वहाँ पे जो है राज्य के नागरिक माने जाने की शर्त क्या थी? जम्मू कश्मीर में राज्य के नागरिक माने जाने की शर्त क्या थी? तो इनकी किसे अस्थाई नागरिक समझा जाएगा, जम्मू कश्मीर का अस्थाई नागरिक। तो उसके लिए एक था कि 14 मई 1954 को वो राज्य का नागरिक रहा हो, और दूसरा 14 मई 1954 के पहले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहाँ संपत्ति हासिल की हो। ये 2 शर्त थे अस्थायी निवासी को परिभाषित करने के लिए। इसके अलावा 35A में एक महिला के लिए विवादास्पद नियम था। 35A में ये क्या था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी गैर कश्मीरी से विवाह कर लेती थी, गैर कश्मीरी से विवाह कर लेती थी, तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते थे, सारे अधिकार खत्म हो जाते थे। और इतना ही नहीं, साथ ही उनके बच्चों के भी अधिकार खत्म हो जाते थे, साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते थे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह अनुच्छेद विवाद का मुद्दा कैसे बन गया। तो एक गैर सरकारी संगठन जो है, इसको एक नया टॉपिक बना लेते हैं। यह अनुच्छेद विवाद का मुद्दा क्यों बना? तो क्या हुआ था कि एक गैर सरकारी संगठन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 35A को चुनौती दिया। और उसमें वो कहा, यह गैर सरकारी संगठन, कि अनुच्छेद 35A को अनुच्छेद 368 के तहत शामिल नहीं किया गया है। तहत संविधान में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा जो है 2 कश्मीरी महिला भी, ठीक है, इसको बोलने लगते हैं, 2 कश्मीरी महिलाओं जो है ये भी सर्वोच्च न्यायालय में उसके समक्ष प्रस्तुत की थी कि अनुच्छेद 35A के चलते उसने अपने बच्चों की नागरिकता खो दी या उसके अधिकार खो दिए, बच्चों के अधिकार से वंचित रखा गया, क्योंकि उनका विवाह जो है वो गैर कश्मीरी से हुआ था। इसलिए तीसरा जो है, राज्य के बहुत सारे राजनीतिक दल थे, साथ ही साथ जो अलगाववादी था, ठीक है, उसको हमेशा यह डर बना रहा कि यदि इस संबंध में कोई कार्रवाई की जाती है, ठीक है, अगर यहाँ पर इस संबंध में कोई कार्रवाई की जाएगी तो जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से भी ये मुद्दा था। दूसरा सबसे अहम मुद्दा ये था कि पिछले 70 वर्षों से कश्मीर घाटी की जनसंख्या, ठीक है, में कोई बदलाव नहीं आया था,
कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हिंदू बहुसंख्यकों को जो है घाटी में संपत्ति खरीदने और लेने दोनों का अधिकार प्राप्त था। क्योंकि वहाँ पर बाहर के किसी व्यक्ति को वहाँ पर रहने का अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए जो है ये चीज़ें हुई थी। और निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर भारत का उत्तर में सबसे उत्तर में स्थित राज्य है। यदि भारत के मानचित्र के सामने खड़े होकर इसका अवलोकन किया जाए तो यह राज्य ठीक हमारे सिर के सामने आता है। और विडंबना ये है कि हम विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही प्रतिकूल हालातों के कारण इस समस्या का सामना कर रहे हैं। और अनुच्छेद 35A को खत्म करने से समस्या का समाधान होने के बजाय परिस्थिति के और भी बिगड़ने की संभावना हो सकती थी। और अनुच्छेद 35A के प्रावधान समानता और लैंगिक न्याय सिद्धांत के विरोधाभासी चरित्र पेश करते थे, क्योंकि वह महिला अगर किसी गैर कश्मीरी से शादी करती है तो उनके बच्चों के अधिकार खत्म कर दिए जाते थे। तो इस वजह से जो है यह न्यूज़ में आया था। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के निरस्त होने के निहितार्थ क्या है। तो इस मामले में केंद्र सरकार जो है ऐतिहासिक फैसला लिया था, इसको ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। केंद्र सरकार जो है ऐतिहासिक फैसला लिया, और वो ऐतिहासिक फैसला ये था कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाएगा और साथ ही जो है राज्य का विभाजन जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। और इसमें जो है एक जम्मू एंड कश्मीर होगा, दूसरा लद्दाख होगा। और जम्मू एंड कश्मीर में जो है विधानसभा का प्रावधान किया जाएगा। ये कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक बात और थी कि अनुच्छेद 370 का एक ही अनुच्छेद यहाँ पर लागू रहेगा, और वो है अनुच्छेद 370(1). सिर्फ यही लागू रहेगा यहाँ पर। और अनुच्छेद 370(1) क्या था? अनुच्छेद 370(1) जो है संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने से संबंधित है। यानी कि ये अनुच्छेद जो है संसद को जम्मू कश्मीर के मामले में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो इस वजह से जो है आगे जाके जो है जैसे कि अनुच्छेद 35A को भी हटाया गया, जैसे अनुच्छेद 370 जैसे ही समाप्त हुआ, 370 के समाप्त होने से अनुच्छेद 35A स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः अमान्य हो गया है, अमान्य हो गया है। इस तरह भूमि कारोबार और रोजगार पर वहाँ के लोगों के विशेषाधिकार को भी खत्म कर दिया गया। विशेषाधिकारों को खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इसके खत्म होते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की
जनसंख्यांकिकीय संरचना की रक्षा करनी, ये कह सकते हैं संरचना की रक्षा करनी। निष्कर्ष के तात्पर्य रहा कि अनुच्छेद 370 शुरू से ही राष्ट्रीय बहस का मुद्दा रहा था और देश का एक वर्ग इसे जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत से जोड़ने वाली कड़ी मानता रहा था और लिहाजा उसकी मान्यता ये रही थी कि इससे कोई छेड़छाड़ कश्मीरी जनता की भावनाओं के अलावा भारत की मूल संवैधानिक प्रस्तावना के भी खिलाफ जाएगी, जबकि दूसरी राय यह भी रही थी कि इसके तहत मिलने वाले अधिकार और व्यवस्थाएं भारत की एकात्मकता के खिलाफ है और इनमें ज़्यादातर दर्शकों पहले निष्प्रभावी हो चुके थे। तो इस तरह से और आगे जाके फिर जब इन चीज़ों को समाप्त कर दिया गया तो फिर जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया। जम्मू और कश्मीर विधेयक जो है, विधेयक 2019 जो है ये 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा में पेश किया गया। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा से पारित करा लिया गया, पारित कर दिया गया और फिर राष्ट्रपति द्वारा 9 अगस्त 2019 को मंजूरी मिल गई और जो है ये अधिनियम बन गया और 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया। अब इसके प्रावधान क्या कहते हैं तो हम लोग शॉर्टफॉर्म में देख लेते हैं। प्रावधान ये था कि इसको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया था। नीचे जो है केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित, ठीक है, और उसमें एक जो है जम्मू और कश्मीर था, दूसरा लद्दाख। और जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा होगी, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा, बगैर विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा। लेह और कारगिल जिला जो है, लेह और कारगिल जिला जो है वो लद्दाख में होगा और शेष प्रदेश जो है ये जम्मू कश्मीर में होगा। और दोनों का शासन जो है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति जो है यहाँ पर एक उपराज्यपाल भी नियुक्त करेगा, उपराज्यपाल नियुक्त करेगा। चूँकि जम्मू कश्मीर में जो है एक विधानसभा का प्रावधान किया गया, तो इस विधानसभा में कुल 107 सीटें होंगी और जो इसमें पीओके का भी सीट रखा गया था और जो पीओके का सीट है 24 सीट वो रिक्त रहेगा और इसी में 107 के अंदर ही 24 शामिल है, ये रिक्त रहेगा।
और जो विधानसभा की अवधि यहाँ पर है, ठीक है, वो 5 वर्ष की होगी। और जो उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल वो 6 महीने में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार विधानसभा की बैठक बुलाएगा, विधानसभा की बैठक बुलाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण भी रहेगा, और उपराज्यपाल जो है महिला के प्रतिनिधित्व के लिए, विधानसभा में महिला के प्रतिनिधित्व के लिए 2 सदस्य नामित करेगा अगर यदि उनको पर्याप्त या उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। और जो है दूसरी चीज़ें हैं, जो जम्मू कश्मीर है उसकी विधानसभा जो है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के लिए या फिर किसी भी भाग लिख सकते हैं, किसी भी भाग या हिस्सा कहना ठीक होगा, हिस्से के लिए ये कानून का निर्माण कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ें जो है संविधान राज्य सूची में कोई भी मामला, ठीक है, जैसे कि संविधान के राज्य सूची में, यानी कि राज्य सूची पर ये कानून बना सकता है, ठीक है। और इसमें जो है पुलिस, ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर ये भी कानून बना सकता है। दूसरा जो है समवर्ती सूची पे भी ये कानून बना सकता है, और साथ ही साथ ये संसद को सकती है कि वो किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, किसी भी विषय पर कानून, जम्मू कश्मीर के मामले में कानून बना सकता है, JNK के मामले में। इसके अलावा तीसरा प्रावधान ये था कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा होगी, ठीक है, उसमें मंत्रिपरिषद की संख्या जो है, कुल सदस्य संख्या की 10% से अधिक नहीं होगी। और ये मंत्रिपरिषद जो है ये उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देगी, और एक लद्दाख के बारे में था, ठीक है, लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर, इसका एक साझा उच्च न्यायालय होगा, साझा उच्च न्यायालय, ठीक है। और ये कहाँ होगा? ये जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय होगा। इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर में एक महाधिवक्ता भी है, एडवोकेट जनरल जिसको कहते हैं, एडवोकेट जनरल, एक महाधिवक्ता भी होगा जो सरकार को सलाह देगा।
और ये अधिनियम जो है, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है, ये क्या किया, तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य के, ये अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर राज्य के 153 कानूनों को भी निरस्त कर दिया था, कानूनों को भी निरस्त करता है। और मात्र 116 कानून जो है ये राज्य के लिए प्रभावी रहेगा, राज्य के लिए प्रभावी बना रहेगा। और इसके अलावा 7 कानून जो है वो संशोधन के साथ लागू होगा, 7 कानून संशोधन के साथ लागू होंगे, ठीक है। और कुछ मतलब 106 केंद्रीय कानून को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। 106 केंद्रीय कानून को ये केंद्र सरकार द्वारा जो है ये JNK प्लस लद्दाख दोनों पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा इनमें कुछ प्रमुख कानून जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 और आधार एक्ट 2016 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। ये कुछ कानून जो है इसमें भी शामिल है, कुछ कानून 106 वाला, कुछ कानून इनमें भी शामिल है। और अगर इस अधिनियम के द्वारा देखें तो एक चीज़ और निकल के आती है कि इस अधिनियम के अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 5 सीट होगी, ठीक है, और लद्दाख का 1 सीट होगा, लद्दाख में 1 सीट, ये इस कानून के प्रावधान थे। तो हमारा जो है भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है यही समाप्त होता है, ठीक है। यहीं पर जो है हमारा समाप्त होता है चैप्टर 1। अब हम लोग आगे दूसरे चैप्टर पे चलेंगे। जम्मू कश्मीर